वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे स्वागत है, जहाँ पे हम लोग प्रत्येक दिन इवनिंग को 5 बजे यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 की क्लासेस को कर रहे हैं। और पेपर 1 में अभी हम लोग यूनिट 9 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 9 और यूनिट 9 में आज हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल हजार्ड, यानी प्राकृतिक आपदाएं जो आती है। और उन्हीं प्राकृतिक आपदाओं में एक बहुत ही फेमस और कॉमन आने वाला आपदा है जिससे आप सभी परिचित होंगे, भूकंप। आज हम लोग भूकंप के बारे में A to Z जानने का प्रयास करेंगे। भूकंप क्या होता है, भूकंपीय तरंगें क्या होती है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं, भूकंप के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे ताकि एक भी प्रश्न यहाँ से आए तो छूटे नहीं। तो भूकंप क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको जानने का प्रयास करेंगे। साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ पृथ्वी की कंपन से होता है, यानी भूकंपन। स्पष्ट है, भूकंप यानी भू मीन्स पृथ्वी का कंपन, यानी पृथ्वी के कंपन को ही भूकंप कहते हैं, भूमि के कंपन को ही भूकंप कहते हैं। यह कैसी घटना है? एक प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना है। इसमें वास्तविक रूप से होता क्या है, पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण, पृथ्वी में के अंदर जब ऊर्जा की मात्रा बढ़ जाती है तो उस ऊर्जा को रिलीज होता है, उसके निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती है। और ये तरंग सभी दिशाओं में गतिमान हो जाती है, जो फैल कर पृथ्वी को कंपित कर देती है, और इसी से भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। और इसी घटना को भूकंप कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। ये बहुत ही बड़ी प्राकृतिक घटना है, प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल हजार्ड है। भूकंप से उत्पन्न तरंगों को भूकंपीय तरंगें कहते हैं। जो तरंग भूकंप के कारण उत्पन्न होती है पृथ्वी पर, उसे भूकंपीय तरंगें कहते हैं, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती है तथा इन्हें सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा भूकंपीय तरंगों को किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ। इसे आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण। भूकंपीय तरंगों को किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं तो होते हैं कि भूकंपीय तरंग की सबसे पहली उत्पत्ति कहाँ होती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में कहाँ सबसे पहले इसकी उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के धरातल पर इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है, उसे क्या बोलते हैं। ये सब ऑब्जेक्टिव में आए जाते हैं प्रश्न। पृथ्वी की सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र स्थित होता है, जिसको कहते हैं भूकंप का केंद्र, जहाँ सबसे पहली बार पृथ्वी के अंदर, मान लीजिए अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर अगर ये जगह है तो इसको, ये वाले जगह को हम लोग क्या कहेंगे, केंद्र, सेंटर। इसी को कहते हैं सेंटर। और इसका अगर नाम दिया जाए तो हाइपोसेंटर इसको बोलते हैं, हाइपोसेंटर। हाइपोसेंटर इसी को कहते हैं, ये मिडिल वाले को हाइपोसेंटर। मतलब पृथ्वी के सतह के नीचे का स्थान जहाँ भूकंप का केंद्र होता है, उस स्थान को क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। और पृथ्वी के सतह का ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती है, उसे हम लोग एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं। आगे हम लोग चित्र के माध्यम से अभी समझ लेंगे भूकंपीय केंद्र को भी और अधिकेंद्र को भी। हाइपोसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है, अभी हम लोग चित्र के माध्यम से समझने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले उन्हीं टर्म्स को पहले फिर से देख लेते हैं। जो भूकंपीय तरंगें होती है वो सभी दिशाओं में गतिमान होती है। तो जहाँ से सबसे पहली बार भूकंपीय केंद्र की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको हम लोगों ने क्या देखा, हाइपोसेंटर। तो हाइपोसेंटर को ही का ही दूसरा नाम है फोकस, जिसको हिंदी में उद्गम केंद्र। यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट है, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी भूकंप मूल भी इसको कहीं कहता है, भूकंप मूल, उद्गम केंद्र। इसी को आप हाइपोसेंटर भी बोलते हैं और फोकस भी बोलते हैं। इन सब चीज़ों से कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जहाँ पे भूकंप की सबसे पहली उत्पत्ति होती है उस केंद्र का नाम क्या हो गया, उद्गम केंद्र बोलते हैं, कहीं भूकंप मूल बोलते हैं, या उसको इंग्लिश में हाइपोसेंटर और कभी कभी फोकस भी बोलते हैं। इसी प्रकार जब भूकंपीय तरंगें अलग अलग दिशाओं में चलती है तो पृथ्वी के धरातल पर भी पहुँचती है, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं ये सतह पर भी पहुंचती है, पृथ्वी के सतह पर। और सतह पर जहाँ सबसे पहली बार पहुंचता है, सतह पर सबसे पहली बार जहाँ पहुंचता है तो उसे हम लोग एपिसेंटर, हिंदी में इसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर
भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है और सबसे इनका विनाशकारी प्रभाव यहीं पर देखा जाता है, जिसको कहते हैं इपीसेंटर पर, अधिकेंद्र पर। हाल ही में नेपाल में जो भूकंप आया था, उसका जो भूकंप का सेंटर था वो भी नेपाल में था, जिसको हम लोग कहते हैं फोकस, और हाइपोसेंटर भी नेपाल में था, और उसका इपीसेंटर अधिकेंद्र भी नेपाल में। इसलिए नेपाल में काफी ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा विनाशकारी उसका प्रभाव देखा गया। जबकि भारत के यूपी बिहार में भी उसके झटके महसूस किए गए। लेकिन मान लीजिए अगर सेंटर है और सेंटर से जैसे जैसे दूर में जो स्थान है वहाँ पे प्रभाव कम होगा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जहाँ सेंटर है उसके आसपास के इलाकों में होगा। इसके बाद जहाँ जिस धरातल पे सबसे पहले उसका ईपी सेंटर बनता है वहाँ उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाएगा। मान लीजिए ईपी सेंटर यहाँ बना, अब यहाँ से जो स्थान दूर में है वहाँ उसका प्रभाव कम होगा। जैसे कि भारत का यूपी बिहार जो एरिया थे वहाँ से दूर थे, इसीलिए यहाँ पे उतना विनाशकारी प्रभाव नहीं देखा गया, कम था। अब इसे हम लोग इस चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि ईपी सेंटर क्या होता है और हाइपोसेंटर क्या होता है। अगर इसे हम मान लें एक भूकंपीय स्थिति को, तो आप देख पा रहे हैं ये जो बीच का एरिया है, जो गोल वाला है, यही है हमारा फोकस, या इसी को कहते हैं हाइपोसेंटर। ये हो गया हमारा फोकस या हाइपोसेंटर, भूकंप केंद्र या भूकंप मूल। ये वाला जो बीच में गोल इलाका है यही हो गया भूकंप केंद्र, या इसी को कहते हैं हाइपोसेंटर, भूकंप मूल, भूकंप उद्गम, फोकस, अलग अलग नामों से इसे जान सकते हैं। अब देखिए ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये सारा तरंग है। भूकंपीय तरंगें कोई एक दिशा में तो जाती नहीं है, ये चारों दिशाओं में फैल जाती है। तो भूकंपीय तरंगें जो ऊपर गई धरातल की ओर जहाँ हम लोग रहते हैं, तो सबसे पहला जहाँ हम अनुभव किया गया भूकंपीय तरंगों का, मान लीजिए यहाँ पर किया गया, इसी को कहेंगे एपीसेंटर। ये हो गया एपीसेंटर। ठीक है, हम लोग एपीसेंटर और हाइपोसेंटर को समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसके कारण को जानते हैं। भूकंप आने के जो मूल रूप से कारण है, इसको दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं, प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव निर्जनित कारण या मानव निर्मित कारण, जिसको कह सकते हैं कि मनुष्यों के क्रियाकलापों के कारण जो भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उस वर्ग में रखेंगे। तो प्राकृतिक कारणों में क्या क्या होता है भूकंप आने का? जब ज्वालामुखी आती है, तो हम लोग जानते हैं ज्वालामुखी उद्गार से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है और यह काफ़ी विस्फोट की स्थिति बनाती है, जिसके आसपास की भूमि कंपित होने लगती है और भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। दूसरा जो कारण इसका है गैसों का फैलाव, तीसरा है भ्रंश, और चौथा है प्लेट विवर्तनिकी। और प्लेट विवर्तनिकी से जो भी भूकंप उत्पन्न होते हैं ये सबसे डेंजर होते हैं, और अधिकतर बड़े बड़े भूकंप इन्हीं के कारण उत्पन्न होते हैं, और ये काफ़ी इसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा प्लेट विवर्तनिकी के कारण जो भूकंप आता है वो होता है। हम लोग अभी देखेंगे कि कौन कौन से एरिया इस दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उस क्षेत्र को भी देखेंगे, प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र को। तो अभी कौन कौन से कारण थे, उस कारणों को हम लोग देख रहे हैं। अब देखेंगे इसे में कि मानव जनित क्या क्या कारण है। वो सारे प्राकृतिक है, उस पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन ये है मानव जनित कारण, जिसको कि हमने आपने इन कारणों को जन्म दिया है। पहला है खनन। बिल्कुल, खनन जब जमीन के अंदर किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है, तो उससे भी भूकंप का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार भूमिगत जल के लिए जब बहुत डीप बोरिंग वगैरह किया जाता है और उसका वृहद पैमाने पर उपयोग के लिए जल का जो सप्लाई होता है, तो बहुत बड़े पैमाने पर इसका बोरिंग हो जाता है, बहुत बड़ा, तो उससे भी भूकंपीय जल का जो निष्कर्षण होता है, निकासी होता है पृथ्वी के अंदर के भूमिगत जल का, उसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। इसके साथ ही बड़े बड़े बांधों का निर्माण, जब बड़े बड़े नदियों को के पानी को रोक कर बांध का निर्माण कर दिया जाता है, तो होता है क्या, काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर जल जमा हो जाता है, और वर्षों तक वहाँ पर जल के जमा रहने के कारण जहाँ पर पहले पृथ्वी पर के धरातल पर भार कम हुआ करता था, वो भार वहाँ पे बढ़ जाता है, और पृथ्वी के धरातल पर अत्यधिक भार बढ़ जाने के कारण, उस अधिक मात्रा में वृहद जल जमाव के कारण, तो
धरातल का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है और इसके कारण भूमि पे हलचल होती है और वहाँ उसके कारण भी हमारा भूकंप आता है। और एक कारण है परमाणु विस्फोट। आजकल परमाणु परीक्षण किया जाता है। हम लोग जानते हैं परमाणु परीक्षण भूमि के अंदर किया जाता है, क्योंकि बाहर इसका अगर किया जाएगा तो इससे रेडिएशन निकलकर कुछ बहुत प्रकार की बीमारियां फैल सकती है। इसलिए इसका परमाणु जो परीक्षण होता है ज़मीन के अंदर होता है और इससे भी भूकंप का खतरा उत्पन्न होता है। इसके अगर अन्य कारकों में देखें तो उल्कापात, जो उल्का पिंड गिरती है वो काफ़ी दूर से गिरती है, तो उसकी गति काफ़ी तेज होती है। वो जब अचानक से पृथ्वी पर गिरती है तो उसके कारण भी भूकंप उत्पन्न हो जाता है कभी कभी। ये सब कभी कभी देखा जाता है। और अगर और देखा जाए अन्य कारण में तो पृथ्वी के घूर्णन, यानी पृथ्वी जो अपने घूर्णन करती है और परिभ्रमण जो सूर्य के चारों ओर घूमती है के अंतर्गत अन्य आकाशीय पिंड के पृथ्वी पर होने वाला प्रभाव। पृथ्वी जब अपने मार्ग पर घूमती है, परिभ्रमण करती है, तो अन्य आकाशीय पिंड के ग्रेविटेशनल फोर्स या रास्ते में आ जाने के कारण, टकरा जाने के कारण उससे भी भूकंप की संभावना बनती है। देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी का फिक्र है। और आप यहाँ से ज्वालामुखी में क्या होता है, पृथ्वी के धरातल पर एक छिद्र बन जाता है और इसी छिद्र से ऊर्जा निकलती है और ये इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ से ऊर्जा निकलती है, आसपास के इलाके को हिला देती है, कंपित कर देती है और इससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। इस ज्वालामुखी के कारण जो भूकंप आता है उसका आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसी प्रकार जब प्लेट विवर्तनिकी होती है तो प्लेट विवर्तनिकी में प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो भूकंप आते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी का जो पूरा धरातल है वो 7 प्लेटों में बटा हुआ है, 7 प्लेट्स हैं और वो फ्लोटिंग करता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग द्रवीय है और जो धरातल है पृथ्वी का वो 7 अलग अलग प्लेट्स में बटे हुए हैं। तो वो प्लेट्स क्या होता है आपस में, कुछ प्लेट्स एक दूसरे के नज़दीक जा रहे हैं और कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। अगर 2 प्लेट आपस में सट रहा हो, एक इधर से एक इधर से, तो जब दोनों आपस में टकराता है तो जो ये एरिया यहाँ पर जो लोग रहते हैं या जो क्षेत्र पाए जाते हैं इस दोनों के बीच में या इनके किनारे पे, तो वहाँ पे भूकंप उत्पन्न होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। इसी प्रकार अगर 2 धरातलीय प्लेट दूर जा रही हो तो उस स्थिति में भी यहाँ पर लैंडस्लाइडिंग हो सकता है। जब वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हो तो इस एरिया में भी उस वक्त भूकंपीय हलचल देखी जाती है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। और ये सिद्धांत अभी मॉडर्न है और इसको काफ़ी माना जा रहा है और ये पूरी तरह से प्रूफ भी हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ प्लेटों को हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे देखिए ये रिवर्स फॉल्ट है, यहाँ पे दोनों प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इस स्थिति में भी भूकंप की उत्पत्ति होगी। जब कभी कभी होता है क्या, एक प्लेट दूसरे से टकरा जाता है, एक दूसरे के करीब आता है, तो वहाँ पर भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो प्लेटों की अलग अलग दिशाओं के कारण भी प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से, जिसको प्लेट विवर्तनी कहा जाता है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग जब जानेंगे भूकंप के तरंगों के बारे में, देखा कि भूकंप के तरंगें सभी दिशाओं में जाती है, तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं भूकंपीय तरंगों को लेकर। अब हम लोग देखेंगे भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। तो सामान्यतः देखा जाए भूकंपीय तरंगों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। जितनी तरंगें हैं भूकंप की उसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कहीं कहीं आपको 3 भी रहेगा, अगर इसको और भी अलग कर दें तो 3। तो जैसे पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, तो ये हो गया 3। पी मीन्स प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और इसको बोलते हैं लव वेव। एल से लव वेव, क्योंकि ये साइंटिस्ट के नाम पर, उनका नाम था लव, तो उसी के नाम पर लव वेव इसको कहा जाता है। तो मूल रूप से 2 भागों में इसलिए बांटते हैं क्योंकि ये जो 2 तरंगे हैं, पी तरंगे और एस तरंगे, ये भूगर्भीय तरंगे हैं। धरातल के नीचे ये तरंगें पाई जाती है, कभी धरातल पे नहीं आती है। ये धरातल पे जहाँ हम लोग रहते हैं सरफेस पे, पृथ्वी के सरफेस पे तरंग कभी नहीं पहुँच पाती है। जो धरातलीय तरंगे हैं वो एल तरंगे हैं। एल तरंगे ही जो विनाशकारी प्रभाव लाती है वो एल तरंगे लाती है, ये पृथ्वी के धरातल पर पाई जाती है। तो तरंगे मूल रूप से 2 भागों में,
भूगर्भीय तरंगें और धरातलीय तरंगें। भूगर्भीय तरंगें में कौन कौन सी दो तरंगें आती हैं? पी और एस। पी और एस तरंगें, दो तरंगें आती है भूगर्भ के अंदर, और धरातल पर एक ही तरंगें आती है। आपसे प्रश्न यहाँ भी बन सकता है, कौन सी भूकंपीय तरंगें हैं जो धरातल पर आकर विनाशकारी प्रभाव करती है? तो एल तरंगें। कौन तरंगें हैं जो कभी धरातल पर नहीं आती, वो जमीन के अंदर या भूगर्भ में ही रहती है? तो पी तरंगें और एस तरंगें। यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार के बन सकते हैं। अब प्राइमरी तरंगें किसको कहते हैं? पी तरंगें बोलते हैं। प्राइमरी मतलब क्या? पहले, जो तरंगें सबसे पहले आती है, सबसे पहले उत्पन्न हो जो तरंगें होती है, उसे ही प्राइमरी तरंगें कहते हैं। भूकंप के सबसे पहले जो तरंग उत्पत्ति होती है, भूकंप के सबसे पहले जिस तरंग की उत्पत्ति होती है, सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति, उसे प्राइमरी तरंग कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगों का ही अनुभव होता है, इसे प्राथमिक तरंगें भी कहते हैं। पी तरंगें का जो दूसरा गुण है पी तरंगों का, प्राइमरी का, यह ठोस, तरल और गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है, यानी तीनों माध्यमों में इसकी गति होती है, तीनों माध्यम में ये चल सकता है। लेकिन इसका वेग ठोस, तरल एवं गैस में कम से कम होता जाता है, यानी सबसे ज़्यादा जो पी तरंगों का वेग होगा कहाँ पर होगा? ठोस में, इसके बाद द्रव में यानी तरल में, उसके बाद गैस में। तो ठोस, आपको पूछा जाएगा पी तरंगों का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो ठोस में। या कौन सी तरंग ऐसी है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है? तो पी तरंग है। सबसे पहले तरंग किस तरंग की उत्पत्ति होती है? तो वहाँ भी आपको आंसर करना है पी तरंग है। अब जो इसका गुण है, पी तरंगों की गति सबसे तेज, जो तीन तरंगें होती है सबसे तेज होती है और तीव्रता सबसे कम। और जान लें, जिस तरंग की तीव्रता सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होगा, यानी पी तरंगें ज़्यादा विनाशकारी नहीं होती हैं, पी तरंगें कम विनाशकारी होती हैं और इसकी गति सबसे तेज होती है। और दोनों के बीच विपरीत संबंध होता है, जिसकी तीव्रता, जिसका गति कम होगा उसकी तीव्रता अधिक होगी, और जिसका गति तेज होगा उसकी तीव्रता कम होगी। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, एस तरंगों को देखेंगे तो उसकी गति थोड़ी कम हो जाएगी इससे, और तीव्रता क्या होगा? उससे बढ़ जाएगी। गति कम होगा तो तीव्रता बढ़ जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तीनों तरंगों के बारे में। सबसे पहली कौन तरंग आती है? पी तरंग। पी तरंग तीनों माध्यम में चल सकती है। सबसे ज़्यादा तेज कौन सा तरंग है? पी तरंग। और सबसे कम तीव्रता पी तरंग का। और पी तरंग भूगर्भीय तरंगें होती है जमीन के अंदर। एस तरंगें किसको कहते हैं? सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी में क्या हुआ? 2 नंबर, यानी पी तरंगों के पश्चात इसे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। पी तरंगों के पश्चात यह तरंग पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है, यानी 2 नंबर पर पहुंचती है। यही कारण है इसे द्वितीय तरंग या कहीं कहीं आपको गौण तरंग भी मिलेगा। इसको गौण तरंग भी कहते हैं, द्वितीय तरंग भी कहते हैं और सेकेंडरी वेव कहते हैं। इसकी गति पी से कम, सबसे ज़्यादा पी का, इसकी गति पी से कम, और एल तरंगों जो सबसे लास्ट में एल तरंगों से अधिक होती है। तीव्रता पी से अधिक और एल से कम होती है। तो तीव्रता इसका मीडियम होता है, तीव्रता मीडियम होता है। सबसे ज़्यादा तीव्रता होगा अभी एल का, सबसे कम था पी का, और जो हमारा एस है इसका मीडियम होगा, दोनों के मिडिल में। अब एस तरंगों के बारे में जान लें। एस तरंग जो है सिर्फ ठोस में गमन करती है। आपसे पूछा जाएगा कौन सी तरंग, भूकंपीय तरंग ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ ठोस में ही गमन कर सकती है? तो वो एस तरंगें होती है। और जो तीसरा तरंग है लव तरंग, इसको एल तरंग कहते हैं, यही सबसे डेंजर होता है क्योंकि इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है और गति सबसे कम होती है। इसकी गति सबसे कम और तीव्रता सबसे अधिक। एल तरंग को लव वेव, एल तरंग को लव वेव भी कहते हैं, क्योंकि इसका नामकरण जो जिस वैज्ञानिक ने किया था उसका नाम था एडवर्ड हॉफ लव, एडवर्ड हॉफ लव, इसीलिए इसे लव वेव भी कहते हैं। इस तरंग की गति सबसे कम होती है, सबसे कम। जितनी गति कम होगी वह उतना ज़्यादा तीव्रता उसकी ज़्यादा होगी। अतः यह तरंगें पृथ्वी की सतह पर पी तथा एस यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद प्रकट होती है।
इस तरह की तीव्रता पी तथा एस से अधिक होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी से इसकी तीव्रता अधिक होती है, और जिसकी तीव्रता अधिक होगी वह ज़्यादा विनाशकारी होगा। इसलिए सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा होता है? तो एल तरंग या लव वेव। अब भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, तो इसे हम लोग एक पैमाना होता है, इसको तो रिक्टर पैमाना, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। किस स्केल पर? ये प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट में। किस स्केल पर मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को? तो रिक्टर स्केल पर। और इसका आविष्कार किसने किया था? 1945 में किया था। इसका आविष्कार अमेरिका के भूवैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर, और उसी के नाम पर इसे रिक्टर स्केल कहा जाता है। तो रिक्टर स्केल का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर। और ये कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और कब आविष्कार किया था? 1945 में। इस पैमाने पर भूकंप के वेग में एक अंक की वृद्धि 10 गुना तीव्रता को प्रदर्शित करती है। यानी भूकंप की जो तरंगों का वेग होगा, अगर एक अंक की भी वृद्धि हो जाएगी तो उसकी तीव्रता 10 गुना बढ़ जाएगी तुरंत। अगर तीव्रता 1 की है और अगर उसका वेग 2 हो जाता है, अगर किसी भूकंपीय तरंगों का वेग अगर 1 है और फिर उसकी तीव्रता अगर 2, 1 की जगह 2, उसका वेग अगर 1 की जगह 2 हो जाता है, तो तीव्रता कितना हो जाएगा? 1 वृद्धि होने से सीधे 10 हो जाएगा, 10 गुना। एक वेग अगर उसका 1 अंक में बढ़ेगा तो उसका 10 गुना तीव्रता बढ़ जाएगा। मर्केली पैमाना जो होता है, ये भी भूकंप की तीव्रता को मापने में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अब इसका प्रयोग कम किया जाता है, उपयोग इसका नहीं किया जाता है। अभी सबसे ज़्यादा रिक्टर पैमाना का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन मर्केली आपसे ये भी पूछा सकता है, भूकंपीय तीव्रता का मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग पहले किया जाता था? तो मर्केली पैमाना। भूकंप का जो वितरण है पूरी दुनिया में किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है और कौन कौन से भूकंप की पैटी माना जाता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में भूकंप आता है वो प्रशांत भूकंपीय पैटी उसको बोलते हैं। यानी प्रशांत महासागर के किनारे जो भूकंप पाई जाती है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में और सबसे डेंजर भूकंप वहीं पे आता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि हमारी पृथ्वी का 81% भूकंप कहाँ आता है? प्रशांत महासागर के किनारे। इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ये सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है पूरे पृथ्वी का। यह पेटी विवर्तनिकी प्लेटों की सीमाओं में मौजूद है। यहाँ जो भूकंप आता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अनुसार प्लेटों के टकराने के कारण यहाँ पर भूकंप आता है। इस यहाँ क्या होता है, जहाँ अधिकतर समुद्री क्रस्ट की प्लेटें, यानी समुद्र के नीचे जो प्लेट्स हैं, धरातल की प्लेटें दूसरी प्लेट के नीचे डूब रही है। यानी एक प्लेट दूसरे प्लेट पर ऊपर है और दूसरा उसके नीचे है, और वो धीरे धीरे डूबते जा रहा है। और उसके डूबने के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर हलचल होने लगती है, जिसके कारण यहाँ पर भूकंप का क्षेत्र हमेशा बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेट्स हैं उसमें हमेशा हलचल की संभावना बनी रहती है। और इसका कारण भी है, जो प्लेट नीचे डूब जाते हैं तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और वहाँ पर इतना बड़ा जल का भंडार है, और वो जल का भार आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भार होगा। वो सारा भार प्लेट्स पे पड़ता है, भू धरातल के प्लेट्स पर पड़ता है, जिसके कारण निश्चय रूप से वहाँ का जो संतुलन बिगड़ने की संभावना पूरी बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, और ये सबसे बड़ा भूकंपीय क्षेत्र है प्रशांत महासागर का क्षेत्र। दूसरा जो है अल्पाइड भूकंप बेल्ट, दूसरे को बोलते हैं अल्पाइड भूकंप बेल्ट, जो कि मध्य महाद्वीपीय बेल्ट भी इसको बोलते हैं। यह जावा से सुमात्रा तक यह क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद भारत में हिमालय, इसके अलावा भूमध्य सागर और अटलांटिक तक ये फैला हुआ है, इसका एरिया है। अल्पाइड भूकंप बेल्ट में हमारा हिमालय आता है, भूमध्य सागर क्षेत्र आता है और अटलांटिक के आसपास का क्षेत्र आता है। जावा से सुमात्रा तक का क्षेत्र
एल्पाइड भूकंप बेल्ट या मध्य महाद्वीपीय बेल्ट में आता है। यह दूसरा सबसे खतरनाक एरिया है भूकंप के दृष्टिकोण से, और पूरे भारत में आने वाले, भारत नहीं पूरा विश्व, पूरी पृथ्वी पर आने वाले भूकंप का 70% यहीं से आता है भूकंप, और यह भी विनाशकारी होता है लेकिन प्रशांत महासागर क्षेत्र से कम विनाशकारी। और जो तीसरा बेल्ट है पूरे वर्ल्ड में जो फेमस है वो जलमग्न है, भूमि के अंदर पाया जाता है तीसरा बेल्ट, और जिसको कहते हैं मध्य अटलांटिक रिज। मध्य अटलांटिक रिज में भूकंप आता है जिसको कहते हैं मध्य अटलांटिक रिज। और यहाँ पर क्या होता है, दो प्लेट्स जो धरातल की प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से अलग होती है, माने यहाँ पर इस तरह की घटना होती है, एक प्लेट इधर जा रहा है और एक प्लेट इधर जा रहा है, और यहाँ और ये जो एरिया है ये भूकंप का क्षेत्र बनता है। और ये कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में ये एरिया इस तरह का बनता है, और इसीलिए इसको कहते हैं जलमग्न। यह बेल्ट जो है जलमग्न है, जमीन में नहीं है, यह समुद्र के अंतर्गत पाए जाने वाला भूकंपीय क्षेत्र है। मध्य अटलांटिक रिज का अधिकांश भाग, इसका जो अधिकांश भाग है गहरे पानी के भीतर है और मानव हस्तक्षेप से दूर है। इसीलिए यहाँ पे जो भी भूकंप आता है मनुष्य के लिए उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि ये समुद्र में ही होता है और अटलांटिक महासागर के बीचों बीच ये भूकंप होता है। अब हम लोग देखेंगे भारत में, हमारे इंडिया में कौन कौन से एरिया में भूकंप सबसे ज़्यादा आते हैं और किस टाइप के भूकंप यहाँ पे हैं। अगर देखा जाए भारत में सिस्मिक जोन, मैप ऑफ इंडिया, अगर सिस्मिक यहाँ पे कौन कौन से भूकंपीय क्षेत्र हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अलग अलग कलर हैं। अगर आप पहले यहीं पे समझ लें, ये जो भूकंपीय क्षेत्र है 5 से डिनोट किए गए हैं, इसे 4 से डिनोट किया गया, इसे 3 से किया गया, इसे 2 से किया गया है। तो भारत में जितने भूकंपीय जोन है पहले इसे 5 भागों में बांटा गया था, लेकिन वर्तमान में इसमें सिर्फ 4 भूकंपीय क्षेत्र भारत में अभी मूल रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि जो पहला वाला जो था जो कि बिल्कुल लो रिस्क जोन था उसे 2 में मिला दिया गया, नंबर 2 में। इसीलिए हम लोग यहाँ पर गिनेंगे 2, 3, 4 और 5, 1 को नहीं गिन रहे क्योंकि 1 को 2 में मर्ज कर दिया गया है, क्योंकि दोनों में बिल्कुल लो रिस्क जोन में था तो उसे इसी में शामिल कर लिया गया है। अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं, उसको कितने पेटियों में बांटा गया है, तो 4 पेटियों में बांटा गया है, जोन 2, जोन 3, जोन 4 एंड जोन 5। और जोन 2 में जो एरिया है वो 40.93% है, जोन 3 में 30.79% है, और जोन 4 में 17.49%, जबकि जोन 5 में 10.79% है। आप देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है आप देख पा रहे होंगे जोन 2 का है। हम लोग देखेंगे जोन 2 क्या है, जोन 3 क्या है, जोन 4 और जोन 5 क्या है। सबसे पहले ये जान लीजिए पूरे इंडिया के मैप का या क्षेत्रफल का 59% एरिया जो है भूकंपीय क्षेत्र में आता है। भारत का 59% एरिया भूकंपीय क्षेत्र में आता है और उसे अलग अलग जोन में बांटा गया है। कुल 4 जोन में बांटा गया भारत के सभी एरियाज को मिलाकर। तो जो सबसे पहला है जोन 2, जोन 2 के बारे में जान लीजिए। ये जोन 2 का कलर आप देख पा रहे हैं ग्रीन है, और ये जो ग्रीन ग्रीन इलाका है जहाँ जहाँ आप ग्रीन देख रहे हैं हमारे यहाँ पे झारखंड भी इसी में आता है, बिहार भी इसी में आता है। और यहाँ पर क्या है, लो रिस्क जोन। यहाँ जो भूकंपीय आते हैं उसकी तीव्रता कितनी होती है, 6 या उससे कम। तो 6 या उससे कम आने वाली तीव्रता उतनी खतरनाक नहीं होती है, और ये इसीलिए इसको लो रिस्क जोन कहा जाता है। लो रिस्क जोन यहाँ पे सबसे कम रिस्क है, और लेकिन भूकंप ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है। जो ग्रीन वाला जो एरिया है उसको लो रिस्क जोन कहते हैं, जिसको कि जोन 2 नाम दिया गया है। यहाँ पे 6 या उससे कम की तीव्रता वाले भूकंप आया करते हैं। जोन 3, अब ये कलर देख पा रहे हैं, जोन 3 में ये सारा जो एरिया है वो जोन 3 में आता है। और जोन 3 में जो एरिया आते हैं ये सारे क्षेत्र जो आते हैं जोन 3 में, यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट रिस्क जोन। इंटेंसिटी 7 या 7 से कुछ ज़्यादा पाया जाता है। 7 या 7 से कुछ ज़्यादा तीव्रता इन क्षेत्रों में पाई जाती है। ये सारे जो एरियाज हैं ये कलर वाले, इसको मॉडरेट रिस्क जोन कहते हैं। कभी रिस्क आ सकता है
और नहीं भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर भी रिस्क रहता है। और जो जोन 4 है, जोन 4 आप ये वाला जो एरिया देख पा रहे होंगे, जोन 4 इस कलर वाले, जो कि सबसे आपको साइड में दिख रहा होगा, ये सारे साइड में जो दिख रहा है, ये सबसे हाई रिस्क जोन है। और इसका जो इंटेंसिटी होता है, तीव्रता 8 या 8 से कभी कभी ज़्यादा, 8 या 8 से कभी कभी ज़्यादा भी होता है, इसकी तीव्रता पाई जाती है 8 या 8 से ज़्यादा। तो इसको कहते हैं जोन 4। और जोन 4 हाई रिस्क जोन में आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना होती है और ये बहुत खतरनाक भूकंप होता है। जबकि कुछ एरिया जो कि आप देख पा रहे हैं जोन 5 में, वेरी हाई रिस्क जोन, एरिया लाइबल टू शेकिंग इंटेंसिटी 9 एंड एबव। यहाँ जो इस एरिया में जोन 5 में जो पाया जाता है, जो कि भारत के 10.79% एरिया में इस जोन का प्रभाव है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। वो एरिया भी आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं सर्किल किया हुआ है, इसे गोल कर किया हुआ है, जो गोल किया ये वाला एरिया का। इसी प्रकार यहाँ पे ये वाला इलाका, ये सारे एरिया में बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाले भूकंप आते हैं। और देखा जाए 9 या 9 से ऊपर, और जब भी भूकंप की तीव्रता 8 से ऊपर हो जाती है, समझिए वो डेंजर है। जब यहाँ 9 से ऊपर हो रहा है, समझ सकते हैं कितना डेंजर होगा, कितना विनाशकारी होगा। तो ये सारे क्षेत्र थे भारत का। अगर उसको देखा जाए, अगर हम उसको एक बार इसको देख लें कि जोखिम जो मानचित्र है उसमें क्या कहा जा रहा है, तो तकनीकी रूप से सक्रिय वलित हिमालय पहाड़ों की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप प्रभावित देशों में एक है। सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप कहाँ था भारत में? हिमालय के आसपास, यानी जम्मू कश्मीर के एरिया में। और हम लोग देखते हैं अक्सर वहाँ पे भूकंप आ जाते हैं। अतीत में आए भूकंप और विवर्तनिक झटकों के आधार पर भारत को 4 भूकंपीय क्षेत्रों, जिसे हम लोग अभी देख चुके हैं, 2, 3, 4 एंड 5 में विभाजित किया गया है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? 5, और सबसे कम 2। और 2 में जो आता है वो लो रिस्क वाला होता है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का आता है 5 में। पहले भूकंप क्षेत्रों को भूकंप की गंभीरता के संबंध में 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। पहले 5 में विभाजित किया गया था, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने पहले 2 क्षेत्रों को यानी 1 और 2 को एक साथ मिला दिया है। इसीलिए अब जो भूकंपीय क्षेत्र है उसकी संख्या कितनी है? 4। BIS जो होता है यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को प्रकाशित करता है। ये अक्सर इसका काम है भूकंप वाले क्षेत्र का नक्शा तैयार करना और उसके लिए कोड निर्धारित करना। यह मुख्य एजेंसी, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भूकंपीय खतरे के नक्शे और कोड को कौन प्रकाशित करता है? तो BIS। कभी कभी BIS का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो आज हम लोग देख रहे थे भूकंप, अर्थक्वेक को, और उम्मीद करता हूँ यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे आप उस लायक हो गए होंगे और सभी को सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे।